बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आज तवक्को थी कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की स्पेशल सीट्स हैं उसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जारी कर देगी, लेकिन आज ये फ़ैसला जारी नहीं हो सका और कल ये फ़ैसला जो है वो सुनाया जाएगा। ये ख़बरें आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ जो है इस केस पर अच्छा खासा फोकस किए हुए है और उनकी ये उम्मीद है कि ये सीटें उन्हें मिल जाएंगी। लेकिन देखते हैं कि फ़ैसला क्या आता है। इसके साथ साथ इद्दत में निकाह का केस जो है वो अपने फाइनल राउंड में है। डे टू डे हेयरिंग हो रही है, रोज़ाना उसकी हेयरिंग होती है। आज भी हेयरिंग हुई, कल दोबारा हेयरिंग होगी और अगर ये फ़ैसला तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के हक़ में आता है तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन रिहा हो जाएंगे या कोई और केस जो है उन पर जो है उनमें उसे गिरफ़्तार किया जाएगा। फिर अगर हम बात करें तो सियासत की, तहरीक इंसाफ की सियासत जलसा जो है वो इस्लामाबाद में नहीं हो सका। अशूरा के बाद जो है प्लान किया जा रहा है कि दोबारा जलसा होगा इस्लामाबाद में, उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं, उसके लिए जो है प्लान किया जा रहा है। ये भी इस पर भी बात करेंगे। और फिर हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशिशें कर रही है। कभी बिजली पर रिलीफ दिया जाता है और कभी जो है महंगाई कंट्रोल करने के दावे किए जाते हैं। ये किस हद तक दुरुस्त होंगे, किस हद तक जो है वो आवाम को रिलीफ मिलेगा, इसकी बात होगी। हमारे साथ मौजूद होंगे बैरिस्टर अकील मलिक, आपका शुक्रिया, आप मशीर हैं वज़ीर आज़म के, उनसे बात करेंगे। और फिर तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है शौकत जही साहब ने पेशावर से। शौकत भाई आपका शुक्रिया। और फिर इस लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पीपल पार्टी से तल्लुक़ है उनका, उनसे बात करेंगे। अकील मलिक साहब, आप पे आता हूँ सर। पहले बताइएगा कि आज ये फ़ैसला आना था, आप ख़ुद बैरिस्टर हैं, कानून के मशीर भी हैं, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर भी हैं। अगर ये फ़ैसला आता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में तो क्या चेंज आएगी पार्लियामेंट में और क्या उम्मीद क्या है कि ये फ़ैसला, क्या जो दलाइल सामने आ रहे हैं उसमें तो बार बार ये क्वेश्चन किया जा रहा है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह पे कि आपने अपनी जमात की टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ा। फिर बात की जाती है कि तहरीक इंसाफ, अगर तहरीक इंसाफ में रहते उनके अरकान तो ज़्यादा बेहतर होता। तो इस सारे सिनेरियो में ज़रा बताइएगा कि क्या सूरत क्या बनने जा रही है। जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इस केस की नोयत इस तरह की है कि बड़ी मज़े का खेज़ आपको बात बताऊं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसकी वो पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन में ही वो फॉल नहीं करती। कई दफ़ा बल्कि मैंने कई इंटरव्यूज़ में और कई टीवी चैनल्स पे ये बात हुई और इसकी थोड़ी सी वजाहत करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 जो कि तमाम तर सियासी जमातों ने मिल के बनाया और उस पर एक भी किसी सियासी जमात का कोई ऑब्जर्वेशन नहीं थी 2017 में और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस पर मुत्तफ़िक थीं, उसी में ही पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन का लिखा है। लेकिन बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी की तशरीह या उसकी डेफिनेशन वो अपनी मर्ज़ी से शायद करना चाहते हैं या उनको जो सूट करती है वो बताना चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी की जो डेफिनेशन वहाँ पे बताई गई है, उसकी तशरीह की गई है इलेक्शन एक्ट 2017 में, वाज़ेह तौर पे लिखा है वो पार्टी जो इलेक्शन में हिस्सा जो ले या इलेक्शन में हिस्सा उसका हिस्सा बने। अब जहाँ पे जावेद साहब बात आ गई इलेक्शन में हिस्सा लेने की, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो प्राइमरी या मेन एप्लीकेंट है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो एप्लीकेंट है मेन, वो ये कहता है कि ये सीटें हमें मिलनी चाहिए क्योंकि सारे जितने भी आज़ाद उम्मीदवार थे वो हमारे पास आ गए जो गालिबन PTI से ताल्लुक़ रखते थे। ये बात नहीं है। असल बात यह है कि उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया विदिन 3 डेज़, जो भी उनका फैसला था और ये उनका प्रोगेटिव था। मैं तो ये समझता हूँ कि उनको अपनी ही जमात में रहना चाहिए था PTI। गो के वो ये कहते हैं कि उसका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता जी, मैं कि गो के वो एग्जिस्ट नहीं करती थी एंड सो फोर्थ। लेकिन वाज़े तौर पे 7 डिटेल्ड सवालों का जवाब रऊफ़ हसन साहब ने, इनके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि हमारा स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता था, हम एक फ़ाल पार्टी थे एंड सो फोर्थ। तो ये आप जो हमसे निशान ले लिया गया रेगुलेटरी पर्पसेस की वजह से कि हम अगर नहीं कंप्लाई कर सके अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जो भी वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो मीट आउट करनी थी, और आप एज ए रेगुलेटर हमें, लेकिन हम पार्टी तो एग्जिस्ट कर रहे थे, निशान लेना एक अलग बात थी। इस पर बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन अपनी बात को सम अप करते हुए मैं आपको ये बताऊं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ना उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, ना उसके अपने चेयरमैन ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, और उसके साथ साथ सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, बहुत देर बाद
कमल शोज़ब साहिबा के थ्रू पीटीआई जो है इसमें पार्टी बनी और उन्होंने कहा क्योंकि ये सीटें पीटीआई के कैंडिडेट्स इनको तस्वर किया जाएगा और ये वो जीते और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए तो ये सीटें हमें मिलनी चाहिए। अब ये दो फरीक हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब इन दोनों फरीक जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अगर बात कीजिए उसमें डिवीज़न है ख़वातीन के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए। ख़वातीन की यह क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मिसाल के तौर में अगर उनके हक में फैसला आता है तो क्या ये पिक एंड चूज करेंगे, क्योंकि अपना आइन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का माइनॉरिटीज़ को नहीं, उस पर उसकी एप्लीकेशन ही नहीं होती और उस पर वो कहते हैं कि जो उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो वायलेट करता है आर्टिकल 17, 20 और 25 को। अब यहाँ पे तो बात समझ आ गई कि ये क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बिल फर्ज एक और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो जाता है कि अगर बिल फर्ज फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट उनको मिल जाती हैं तो क्या वो सिर्फ ख़वातीन की रखेंगे, माइनॉरिटीज़ की नहीं रखेंगे? ये एक वैलिड पॉइंट है। इसके साथ दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि एक टीवी शो में ही इनकी पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं, वकील भी हैं, और उन्होंने कहा कि कमल शोज़ब साहिबा जो पीटीआई की दरख्वास्त गुजार बनी हैं और उन्होंने कहा कि अगर ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी तो फिर कमल शोज़ब की दरख्वास्त का क्या होगा जो पीटीआई के वो डिमांड कर रही हैं कि ये सीट्स उनको मिलनी चाहिए। तो उस पर उन्होंने कहा कि कमल शोज़ब फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चली जाएगी और वहाँ पे जो है वो करेगी। माज़रत के साथ मुझे तो समझ नहीं आ रही, एक जंजाल पूरा बनाया हुआ है और ये बिल्कुल क्लेम तो कर रहे हैं कि सीट्स हैं। ना इलेक्शन कंटेस्ट किया पीटीआई ने, ना ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने, और इनके जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे वो उठ के चले गए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में। अब आइन और कानून की तशरीह कहते हैं हमारी मंशा पे, हमारी मर्जी पे और हमारी लाइकनेस डिसलाइकनेस पे। शौकत साहब आप बताइएगा सर, आप भी बड़े पुरुमीद हैं, तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद है कि सीटें उन्हें मिलेंगी, तो कैसे जिस तरह बैरिस्टर अकील कह रहे हैं वो तो बड़ा मामला कंफ्यूज नहीं हो रहा? देखिए कंफ्यूज तो क्या गया है ना, कंफ्यूज बनाया गया है और एक जानबूझकर बनाया गया है जी। वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 दफ़ा इंटर पार्टी इलेक्शन करा दिए थे, एनपी ने कराया, दूसरों ने कराया, जिस तरह उन्होंने कराया उस तरह तहरीक इंसाफ ने भी कराया। लेकिन उस वक्त सिचुएशन ये थी कि ये तहरीक इंसाफ को शायद ये समझते थे कि अगर वो इलेक्शन लड़ेगी पार्टी अपने उस निशान के ऊपर तो उसका मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने पीटीआई को जो है वो बगैर निशान के कर दिया, तो वहाँ से क्राइसिस शुरू हुए हैं। अब देखिए, अब अदालत के अंदर हम गए हैं और अदालत में जो चीज़ हर बंदा आके अपने मर्जी की जो है तशरीह कर रहा है। अगर ये इतनी आसान तशरीह होती तो पहले दिन ही अदालतें जो इसका फैसला कर लेती, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, इसमें है क्योंकि कहीं पे लिखा है कि वो जो पार्लिमानी पार्टी होगी उसको नशिस्तें देंगे, तो पार्लिमानी पार्टी तो तब बनती है जब आपके पास नशिस्तें होंगी। तो 3 दिन के अंदर अगर आप किसी भी जुबात में हम शामिल हो जाए वो पार्लिमानी पार्टी बन जाती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, यार बंदा अपने उसके मुताबिक कर लेता है कि जी कुछ जगहों पे लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी तो है, वो बाकायदा रजिस्टर्ड पार्टी है जी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अब अदालत में हम गए हैं, अदालत से तवक्को है इंशाअल्लाह ताला कि इंसाफ की बुनियाद पे, क्योंकि बहुत सारे ये हमारी और भी कई सीटें होती है, अगर हमें अपने निशान पे लड़ने की इजाजत मिल जाती तो हमें क्या शौक था कि हम अपनी पार्टी छोड़ के किसी शौकत साहब अगर ये सीटें मिलती हैं आपको सर, जैसे अब कमल शोज़ब की दरख्वास्त है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त है, तो फिर ये तकसीम कैसे होंगी और जो है वो पार्लियामेंट में जो है वो क्या चेंज आएगा, क्या नंबर गेम होगा फिर? देखिए जाहिर है अब कोई नई हुकूमत तो बनाने नहीं जा रहे, लेकिन काफ़ी हद तक एक प्रेशर तो है गवर्नमेंट के ऊपर और एक मजबूत अपोजिशन के तौर पे। बाकी जब फैसला हो गया तो फिर देखेंगे किसको कितनी सीटें देनी है, क्या करना है, वो हमारा अपने अंदरूनी मामलात है, वो हम तय कर लेंगे, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये कि गवर्नमेंट खौफजदा इसलिए है कि वो ये पराई नशिस्तें लेके कुछ अमेंडमेंट लाना चाहती है जो 2/3 मेजॉरिटी से होती है, और अगर ये नशिस्तें उधर चली गई तो हुकूमत की जो हाथ पैर है वो तो कट जाएंगे। वो इसी आइन पे गुजारा करेंगे जिसका उन्होंने हुलिया भी बिगाड़ दिया है। 90 डेज में इलेक्शन कराने थे, नहीं कराए। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने कौन सा आइन और कानून को एज इट इज फॉलो किया है, ये भी तो अपनी मर्जी के मुताबिक चलते रहे, आज तक यही हाल है। और मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि
वफाकी वज़रा बाकायदा टीवी पे आके कहते हैं कि जी इमरान खान को इतने अरसे तक जेल में रखना है, इतने अरसे तक ये होना है। ठीक है, तो ये तो देखिए ख्वाहिशात पे तो नहीं होता, ये तो आइन कानून बिल्कुल अदालतें मौजूद है। शौकत भाई मुझे ज़रा आगे बढ़ना है। आमिर हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। आमिर साहब आप बताइएगा, हम डिस्कस कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस है जो स्पेशल सीट्स का, उस पर तो क्या अगर फ़र्ज़ करें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें मिल जाती हैं आमिर साहब, तो फिर क्या चेंज क्या आएगा? जैसे कि क्लेम किया जा रहा है कि बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी पार्लियामेंट में। आमिर साहब बहुत शुक्रिया जी। देखिए पार्लियामानी तौर पे या सियासी तौर पे तो मैं किसी तब्दीली को, अगर आपको पता है, अगर वो सीट्स इन्हें मिल भी जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता सियासी तौर पे जी। सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के पास जो 2/3 मेजॉरिटी है वो नहीं रहती है, उसके अलावा कोई इतना फ़र्क नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह कहा जा रहा है मामला, क्योंकि सब जुडिस है, अब तो फैसला बिल्कुल रिजर्व है, वर्डिक्ट किसी वक्त भी आ सकता है। कल सुबह 9 बजे आ रहा है, कल सुबह 9 बजे आ रहा है। वही ना, वही तो इसमें जो है, अब जो फैसला आएगा हमें उम्मीद रखनी चाहिए। फैसला कोई आसान फैसला नहीं। अगर एक तरफ हमारा अलमिया क्या है कि हमारी पॉलिटिकल वर्कर तो चले पॉलिटिक्स के साथ इकट्ठी होते हैं, अब तो हमारे वकील भी किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं और बदकिस्मती की इंतहाओं पे पहुंच चुके हैं कि जज भी किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं। बेंच देख के पता चल जाता है कि कौन किसके हक में फैसला करेगा। तो इसलिए ये कोई आसान फैसला होने नहीं जा रहा। कोर्ट ना लगवा दीजिएगा, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना लगवा दीजिएगा। मैं कानून का तालिबे इल्म हूँ और ये बातें खुद भी जजेस भी जानते हैं और हम उनके सामने भी कहते हैं ये चीजें, और वो भी समझते हैं। और हमारी अदलिया को इतनी छुई मुई नहीं है कि कोई बात हो जाए जब तक कि आप उन्हें सरेआम गालियां बकने पे ना उतर आए। बाकी मैं तो कानूनी नुकात पे बात कर रहा हूँ और वाकई जजेस की, ये जजेस के विदिन हमारे जो जजेस हैं वो भी इस चीज पे आवाज उठाते हैं कि किसका किससे ताल्लुक है। हाँ। ये आपने देखा नहीं है गुड टू सी यू जज के जरिए और बात तक जो होता रहा है, तो ये एक अलग अलमिया है, वो तो एक अलग अलमिया है। बात ये है कि अब ये फैसला कोई आसान नहीं है। एक तरफ के आर्ग्यूमेंट हम ये देते हैं कि क्योंकि जी हम आ गए, पार्लियामेंट्री पार्टी बन गई, अब हमें दे दे। दूसरी बात ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया, उनकी कोई एक वोट भी उन्हें कास्ट नहीं हुआ, उसका चेयरमैन भी अपने सिंबल के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा। तो एक ऐसी पार्टी जिसे वोट ही अवाम ने नहीं दिया, उसे किस तरह आप दर्जनों के हिसाब से सीटें दे सकते हैं कि जिस पे अवाम ने, जिसे एक वोट नहीं दिया। तो इनसे गलतियां हुई हैं। आज भी हल ये है, मैं इस पे बड़ा कायल हूँ कि अदालती फैसला आ भी गया तो वक्ती तौर पे होगा, लेकिन सियासी हल नहीं है। प्रॉब्लम्स रहेंगी। सियासी हल तब निकलता है जब पार्लिमानी कुव्वतें पार्लियामान के अंदर बैठ के फैसला करें कि अगर किसी जमात से ये गलती हुई या उसके साथ ज्यादती हुई, दोनों चीजों को सामने रखा जा सकता है। उससे ज्यादती हुई कि उसे सिंबल नहीं लेने दिया गया या उसे सिंबल नहीं मिला, और उससे ये गलती हुई कि उसने अपनी जमात ही छोड़ के एक दूसरी जमात में चली गई। तो अब इसका हल किस तरह निकालना है सियासी तौर पे? कानूनी तौर पे इसका कोई हल नहीं है। देखिए अगर पाबंदी इन पे लगी है तो वो भी इनके सियासी हक को सलब करने के लिए लगी है, कानूनी चीज को जवाज बना के। और अगर ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए हैं तो वो भी कोई आईनी तकाजा तो नहीं था। मामला कंफ्यूज है मैं भाई, मामला जो है वो भी तो ये पॉलिटिकल मैनूवरिंग और लीगल मैनूवरिंग के लिए गए हैं ना। वो अब इसका हल सियासी निकाला। चलें देखते हैं सर, कल सुबह 9 बजे जो है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये सुनने जा रही है। देखते हैं फैसला क्या था। मुझे एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज एक और बड़े अहम केस की समाअत हुई। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला था। मिलिट्री कोर्ट्स को कलअदम करार देने के हवाले से जो है वो अपील की समाअत थी और जिसे गैर मुय्यना मुद्दत तक जो है वो मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने जो है वो ये समाअत की। जिल साहब, मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो उसका फ़ैसला नहीं आ रहा, गैर मुय्यना मुद्दत के लिए जो है मुलतवी हो गया मामला, और जो लोग गिरफ़्तार हैं सानिया 9 मई में, जारी बात है जब तक फ़ैसला नहीं आएगा, फ़ैसला अनाउंस नहीं होगा, तो क्या अब आज भी बात हुई कि मुलाकातों के हवाले से जो अटॉर्नी जनरल ने कहा गया कि मुलाकातें करवाएं और जो इंसान जो सलूक किया जा रहा है वो ना किया जाए, तो किस तरफ जाएगा मामला? ये जब तक फ़ैसला नहीं आएगा तो लटका रहेगा मामला? नहीं, वहाँ पे देखिए मिलिट्री कोर्ट्स की या 9 मई के हवाले से जिनको प्रोसीड किया गया, आपने देखा कि छोटी ईद से पहले तकरीबन 20 लोग रिहा भी हुए। कुछ लोगों के ट्रायल्स अभी अंडर वे हैं, वो चल रहे हैं। और जहाँ पे आज सुप्रीम कोर्ट की बात है, ये 7 मेंबर बेंच है और इसमें इस बेंच ने बड़ी वैलिड पर्टिनेंट ऑब्जर्वेशंस नोट किए हैं। देखें संगीन इल्ज़ामात में भी हो तो
मैं समझता हूँ कि जो हमारे इंसानी हकूक़ के तकाज़े हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको डेफिनेटली आप होल्ड करना चाहिए। जहाँ तक बात हुई मुलाकातों के हवाले से, तो मुलाकातें ये नहीं है कि नहीं हुई, मुलाकातें हुई। हाँ, अभी अगर किसी वजह से, और आपको पता है कि कई वजूहात हैं जिसकी वजह से अगर कोई खलल थोड़ा मुलाकातों में आ गया, तो वो भी आज अटॉर्नी जनरल साहब ने यकीन दहानी करवाई है कि हफ्ते में एक मुलाकात जो है वो होनी चाहिए। ये क्योंकि जेल रूल्स और जेल मैनुअल में भी ये दिया गया कि हफ्ते में एक मुलाकात होती है मुलाकातियों की, और उसमें होना चाहिए, उसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल जो भी प्रोसीडिंग्स आई हैं आज, उसमें जो भी बातें आपके सामने आई, तो मैं बिल्कुल उनके साथ एज ए लॉयर एग्री करता हूँ कि मुलाकात होनी चाहिए और इस चीज़ को फाइनल जल्द से जल्द डिसाइड होना चाहिए, क्योंकि सवालिया निशान इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ एक आ रहा है। इसका कंप्लेनेंट जो है, जो अफेक्टेड पार्टी है, वो कौन है? वो शोहदा की फैमिलीज़ हैं, वो आपकी मिलिट्री है, वो कंप्लेनेंट है ना, क्योंकि 9 मई के हवाले से तनसीबात तो उनकी तनसीबात पे हमला किया गया, शोहदा के मुजस्मों को मिसमार करने की कोशिश की गई, जिना हाउस पे हमला हुआ, GHQ पे हमला हुआ, आप देखा आपने कि कहाँ कहाँ आपकी सेंसिटिव सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस पे हमला हुआ। मतलब ये मुद्दई तो असल वो हैं, और उस पर डेफिनेटली जल्द से जल्द, क्योंकि मामला है और पूरे कोर्ट के प्रोसेस को चैलेंज किया हुआ है। और आज जो है वो ATC लाहौर ने भी अपना फैसला जारी किया है 9 मई के हवाले से, जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की ज़मानतें थी वो भी खारिज होने के हवाले से फैसला आ गया। जी बिल्कुल बलोच साहब, बात यह है कि ये अबूरी ज़मानत की जो है, ये बड़े केयरफुली इसको देखना पड़ता है। आम केसेस में भी ये नहीं कि ये बानी PTI का केस है तो कोई शायद उससे मुनफरद है, ये मुख्तलिफ है, लेकिन हाँ इसमें ये बात ज़रूर है कि जो शख्स 9 मई जैसे वाक़े में मुलविस, अभी बादी नज़र से तो यही नज़र आ रहा है कि वो मुलविस हैं। 7 मई को शाम 5 बजे ज़मान पार्क में एक मीटिंग होती है जिसमें इंस्ट्रक्शंस रिले की जाती हैं और बताया जाता है कि अगर मेरी अरेस्ट हो गई और मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया तो फिर आपने ये इक़दाम उठाने हैं। वो डिसेमिनेट की गई, पूरा एक प्लान तैयार किया गया। इस पूरे गिरोह का सरगना वो इस प्लान को तैयार करता है, कंस्पिरेसी हैच करता है और बताता है कि आपने कहाँ कहाँ लोगों को लेके जाना है और कहाँ कहाँ इकट्ठे होने और क्या क्या करना है। ये पूरा एक मोडस ऑपरेंडा जो है ये बयान किया गया और ये बताया गया कि ये इस तरह सारा हमने ये पूरा कंस्पिरेसी जो है ये हमने हैच करनी है। सर, जो सानिया 9 मई के हवाले से अभी बात हो रही थी कि मिलिट्री कोर्ट का मामला है, वो ज़ेर समाअत है, गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो समाअत मुलतवी होगी, लेकिन ये केस डिसाइड तो होना है। जब तक केस डिसाइड नहीं होगा शोहदा की फैमिली को इंसाफ नहीं मिलेगा। ये बाकी जो लोग जो अंदर पड़े हुए हैं, जो गिरफ्तार हैं, उनको भी जो है उनका कोई फैसला नहीं आएगा। देखिए बलोच साहब, मैं इसे इस नज़र से देखता हूँ कि हमारा आइन जो है 2 चीज़ों के बारे में वाज़ेह तौर पर कहता है, एक आपकी जुडिशरी और एक आपकी मुसल्लह अफ़वाज। इनके बारे में आपने बड़े मोहतात से गुफ्तगू करनी है और ये आइन उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देता है। जी। अच्छा, हम देखते हैं कि इन 2 इदारों में अदलिया को हम हमेशा शायद कहते तो यही है कि फ़ौज किसी को बोलने नहीं देती, लेकिन हमने ये देखा है पाकिस्तान की तारीख में कि जो अदलिया है वो ज़्यादा इसका, उसके खिलाफ तो कोई बात करे, एक जज के खिलाफ आप बात करें तो जजेस तो कॉन्टेम्प्ट लगा के बुला लेते हैं और अदालतों पे हमला हो तो फिर तो बहुत आपने देखा क्या कुछ हुआ और सारी जिंदगियां नाअहली भी मिली लोगों को। लेकिन ये जो पाकिस्तान का दिफाई इदारे हैं और उनके जो मेटाफॉर्स हैं, जो उनकी अलामतें हैं, उनके इश्तिहारे हैं, उनके ऊपर हमला आवर हुआ गया और ये बड़ी आपकी इज्जत की। जिस तरह देखिए, अगर पाकिस्तान के परचम को खुदा न खास्ता अगर नजर आतिश किया जाता है या आपके इन अलामतों के ऊपर हमला, तो उसी तरह उससे भी सेंसिटिव आपकी अलामतें थी जो आपके दिफाई इदारे हैं, जो फ्रंट लाइन पे आपका दिफा करते हैं। अब मेरा PTI के दोस्तों से, साथियों से ये सवाल है कि क्या ये इजाज़त पाकिस्तान के अंदर दे दी जानी चाहिए कि फ़ौज के ऊपर हमला आवर हो जाओ, पुलिस के ऊपर हमला आवर हो जाओ, इन इदारों के ऊपर अगर नहीं है तो ये अब आपको फौरी तौर पे लाइन के एक तरफ खड़ा आना है। ये है सियासी। दूसरा, ये अदलिया हमारे से जो ब्लंडर हुआ है कि अगर एक जज के बारे में, डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में कोई बात हो तो सुओ मोटो ले लिया जाता है या जजों को खत आ जाए तो पूरी अदलिया में मुसीबत बन जाती है। लेकिन ये साल से ऊपर वाक़या हो चुका है 9 मई का, लेकिन हमारी अदालतों ने
बड़ी, मैं कहता हूँ, संगीन गफलत का सबूत दिया है कि इसके ऊपर फैसले नहीं किए। अगर वो फैसले कर लेते तो शायद हम जैसे लोग जो जमहूरी इक़्तिदार के हामी हैं, हम मिलिट्री कोर्ट्स की सपोर्ट ना करते। लेकिन जिस तरह सिविल कोर्ट्स ने या हमारी अदालतों ने इस मसले को बिल्कुल इससे गफलत बरती है, तो बताइए उसके बाद क्या हल रह जाता है? उनके पास तो ये जवाब है कि हमें मिलिट्री कोर्ट्स की जरूरत है अपनी इज्जत के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जहां पे आप हमला आवर हो जाएं मुल्क के अंदर। देखिए कितनी देर से पाक फौज, मैं फिर भी समझता हूं, और अब आपकी इस्टेब्लिशमेंट खामोश है कि एक शख्स उठता है, मीर जाफर कहता है, मीर सादिक कहता है, आप इनका सोशल मीडिया का हाल देखें, जो मोदी जुबान बोलता है पाकिस्तान के बारे में वो ये लोग बोलते हैं। और पाकिस्तान के बारे में आजकल इन्हें शेख मुजीब की मोहब्बत जागी हुई है तो ये जनरल नियाजी के रिश्तेदार, लेकिन मोहब्बत इन्हें शेख मुजीब से हो गई हुई है, और वीडियोस अपलोड करते हैं और फिर ढिठाई से कहते हैं कि हमने की है। इसके बाद बताएं कि क्या पाकिस्तान और रियासतों में ये फैसले नहीं होने चाहिए, कानून के तहत इसके फैसले नहीं होने चाहिए? ये सवाल है बड़ा बुनियादी। चलें, ये फैसला आएगा तो पता चलेगा क्या क्या फैसला आता है। अकील भाई, निकाह केस जो है वो मुंतकी अंजाम तक पहुँचने वाला है, शायद उसका फैसला आ जाए। तो यूँ लग रहा है जैसे अगर ये निकाह केस का फैसला आता है और कुछ तहरीक इंसाफ की और बाकी वकला भी कह रहे हैं कि शायद तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन उससे बरी हो जाए, तो कोई और केस है उन पे जो इसमें वो गिरफ्तार हो सकते हैं, या ये वही केस है जिसमें अरेस्ट हैं? देखें, एक तो उस केस का फैसला आने वाला है, और वो केस जो है वो दो प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में है। अब वो जाने, उनका काम जाने, हुकूमत को तो उससे कोई लेना देना नहीं। जहाँ पे आपने बात की और केसेस क्या हैं, 9 मई के हवाले से आपने देख ली कि जो उनकी अबूरी ज़मानत थी वो रिजेक्ट हो गई, तो वो ऑब्वियसली एक केस तो उन पे है जिसमें वो ज़मानत उन्होंने अप्लाई की और वो ज़मानत उनको नहीं मिली। जहाँ पे दूसरा केस है, बड़ा ओपन एंड शट केस है जावेद साहब, और उसमें 2 या 3 ही उसके ट्रायल में रह गए हैं गवाहान और उन पे जिरा होना, और 27 के 28 जो गवाहान हैं उनकी जिरा भी हो गई है और वो अपने बयान भी रिकॉर्ड करा चुके हैं। और अभी हाल ही में कल परसों आपने देखा कि परवेज़ खटक साहब ने अपना 190 मिलियन पाउंड अल-कादर ट्रस्ट का जो केस है, बड़ा डे लाइट रॉबरी का केस है, दिन दहाड़े। मतलब ये कोई हकीकत से मुनाफी बातें तो परवेज़ साहब ने नहीं की। उन्होंने तो यही खटक साहब ने कहा ना कि बिल्कुल हमारे काबीना के कई लोगों को एतराज़ था कि बंद लिफाफों में एक चीज़ आई और हमें कहा गया कि ये एडिशनल एजेंडा है, और उसको डाल के और फिर हमसे दोबारा कंटिन्यू करते। मुझे ब्रेक लिए कहा जा रहा है, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर अकील, आप बात कर रहे थे कि सानिया 9 मई के मुकदमात में बानी तहरीक इंसाफ की जो है वो ज़मानतें खारिज हुई हैं, तो 190 मिलियन का भी केस है, तो किस तरफ जाएगा मामला? जावेद साहब, मैं जिस तरह अर्ज़ कर रहा था कि 190 मिलियन पाउंड का केस ओपन एंड शट केस है, वो डे लाइट रॉबरी है। जिस तरह आपने देखा कि परवेज़ खटक साहब ने उस पर अपनी एक स्टेटमेंट दी और बयान भी रिकॉर्ड करवाया, और उन्होंने कहा कि हमें दिन दहाड़े एक एडिशनल एजेंडे पे बुला के, एक एडिशनल एजेंडा था जो कैबिनेट के एजेंडे पे नहीं थी बात, वो बुला के फिर शहजाद अकबर साहब आए और इस तरह लिफाफे में बंद कुछ कागजात थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, वो हमें उन्होंने कहा कि ये करना है और पाकिस्तान की जो है इज्जत की बात है, एंड सो फोर्थ, क्या क्या नहीं कहा होगा, एग्रीमेंट हुआ है और एग्रीमेंट हुआ और इन पैसों ने वापस आना है, एंड सो फोर्थ। ये नहीं बताया कि उसका मैकेनिज्म क्या है, वो किस तरह आ रहे हैं, वो किस मद में पैसे आ रहे हैं। सिर्फ ये कहा गया कि एक शख्स के पैसे थे, वो पकड़े गए और वो अब आ रहे हैं। अब अगर आए तो वो पैसे आने चाहिए थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों आए? वहाँ से फिर उसको रीराउटिंग करके उसका फ़ाइन पे किया गया, वो किस मद में पे किया गया और क्यों पे किया गया। फिर आपको पता है कि 400 कनाल से ज़ायद जो अराजी है अल-कादर ट्रस्ट का, ये उसी हवाले से है ना, ये तमाम तर चीज़। अगर, और उसके ट्रस्टीज़ भी वो खुद हैं, और ये गैंग ऑफ 3 जो था जिसमें साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया और उसके साथ उनकी वो, मैं तो उसको कहूँगा कि 2IC, जिसने पोस्टिंग ट्रांसफर में भी सही लूट मार की, और जिस तरह बाजार गर्म था करप्शन का, मैं बिल्कुल, नाम तो पूरी कौम को पता है, नाम लेने से तो कोई फ़ायदा नहीं। इन किरदारों के जो किरदार रहा है इस तमाम तर अरसा हुकूमत में, ये सबके सामने है। तो इन सब ने मिल के जो डाका डाला, डकैती की, चोरी की, और पाकिस्तानी अवाम को एक बेवकूफ़ी
कि लाइल्मी में रखा, तो ये सबके सामने है। और उस पे अब सिर्फ और सिर्फ 3 गवाह रह चुके हैं, जिसमें परवेज़ खटक साहब एक थे। 27 से 28 गवाहान हो चुके हैं, उन पर जरा भी मुकम्मल हो चुकी है। ये 190 मिलियन पाउंड का फैसला आप जल्द आते हुए देखेंगे। होपफुली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें बाय द एंड ऑफ द मंथ आ जाए, क्योंकि कंप्लीट है सारा मामला। और उसके बाद डिफेंस स्टेटमेंट्स हैं, जो डिफेंस की स्टेटमेंट्स होंगी वो करेंगे, और उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हैं और इसका डिसीजन आपको नजर आ जाएगा। चलें आमिर साहब, ये तो तहरीक इंसाफ का तो कहना है कि ये सारे केसेस जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए, नैब का केस है, 190 मिलियन पाउंड का केस है, ऑल्दो बैरिस्टर वकील कह रहे हैं कि ये बिल्कुल साबितशुदा केस है कि कैसे चोरी हुई, कैसा होगा। तो सियासी इंतकाम तो ज़ाहिर बात है पहले भी लिए जाते रहे, अब भी जो है वो कहा जा रहा है कि सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान की तारीख सियासी इंतकाम से भरी पड़ी है, और जिसका सबसे ज़्यादा शिकार हुई है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसे सियासी इंतकाम में जिसके चेयरमैन को तख्तादार पे लटका दिया गया, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिस तरह अदालतों में पेश होती रही अपनी सारी ज़िंदगी, और आसिफ अली ज़रदारी ने बेगुनाह 14 साल कैद काटी है। लेकिन मैं बताता हूँ कि सियासी मुकदमात या जो होते थे या इंतकाम होता था, उसमें तो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज के ऊपर बेल नहीं होती थी, और उसके बाद हमारा साल तक मामला चलते थे। अगर आपको याद होगा कि जब बेल एज अ राइट आ जाए तो फिर कानून तब्दील करके जनरल मुशर्रफ ने जरदारी साहब को जेल में रखा था, 8-9 साल तक मुसलसल बेल तक नहीं दी गई थी। लेकिन यहाँ पे ये इसमें सियासी मुकदमात कहते हैं, ये सियासी इंतकाम, जिसमें 1 साल के अंदर हर मुकदमा, वो जो एक गुड टू सी यू बेंच है या जजेस हैं, वो उड़ाए जा रहे हैं, हर केस उड़ता जा रहा है। हमने तो इतना स्पीडी जस्टिस किसी के लिए देखा ही नहीं है कि 1 साल में ट्रायल भी हो रहे हैं और उसमें अपील्स भी सुनी जा रही हैं। हमें तो हमारा हाल तो यह है कि जिस ने पाकिस्तान का आइन दिया था उसे 44 साल लगे हैं इंसाफ लेते हुए, और जिन्होंने पाकिस्तान का आइन तोड़ा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इमरान ने, अलवी ने और स्पीकर ने आइन तोड़ा है, जो आइन शिकन है उन्हें 1 साल के अंदर अंदर उनके मुकदमात खत्म हो रहे हैं, उन्हें रिलीफ मिल रहा है। उनके लिए तो जुडिशरी हमारी बेचैन हुई फिरती है कि आपने देखा नहीं किसके साथ ये लाड हुए हैं कि आप मेरी गाड़ी लें, मेरी मर्सिडीज लें, जाइए गेस्ट हाउस में कॉफी चाय पिए, दोस्तों को इनवाइट करें, और किसके इस तरह से। तो मैं ये समझता हूँ सियासी मुकदमात, बलोच साहब आप भी जानते हैं, सियासी मुकदमात जो होते हैं उसमें क्या हाल होता है, उसमें जिंदगियां गल सड़ जाती हैं, बंदे खत्म हो जाते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब फांसी लग जाता है, आसिफ अली जरदारी 14 साल जेल में रह के आता है, उधर फिर मशीन्स नहीं मिलती एक्सरसाइज की, उधर 1 महीने में 34 लाख का मुर्गा, देसी और मटन नहीं खा लिया जाता सियासी मुकदमात में। ये अब आपने भी फैसला करना है कि ये बातें कैसे आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। आमिर साहब, आप नाराज क्यों हैं हुकूमत से जी? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान असद जरदारी साहब फरमा रहे हैं कि इनसे हुकूमत चलती नहीं है, हमें पता है कि हुकूमत कैसे बनानी है, कैसे गिरानी है। अच्छा, वैसे कल मैं उस मीटिंग में मौजूद था, क्या बात क्या हुई थी? वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मैं ही पहला स्पीकर था। उसके अंदर प्रेसिडेंट साहब ने मुझे कहा सबसे पहले कि आप बात करें, तो मैं आपको बताऊं कि ऐसी प्रेसिडेंट साहब ने कोई बात ही नहीं की। अच्छा, वो इस्तिहारे में बात हो रही थी, और वो बात हो रही थी क्योंकि मैंने पॉइंट उठाया था, कोई पीटीआई के बारे में बातें हो रही थी, सियासी तौर पे हम पंजाब की सूरत हाल पे गुफ्तगू कर रहे थे। तो सदर साहब ने कहा कि इनसे हुकूमत नहीं हो सकती, इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज भी अगर लोग समझते हैं कि ये हुकूमत कर सकेंगे, ये उन्होंने नाम PMLN का नाम नहीं लिया इनसे, और वो बात हो रही थी, तनाजुर था, तहरीक इंसाफ। मैं बतौर वहाँ पे हाजिर होने के भी और एक तर्जुमान के भी बात करता हूँ, जो है ये बात प्रेसिडेंट साहब से मंसूब करके और उसे बना दिया गया है, वो इस तरह है। बाकी दूसरी बात ये है कि हमारे कारकुनों के बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारे टिकट होल्डर्स जिनके पंजाब में अच्छे वोटर, कोई 20 के करीब लोगों की ये मीटिंग थी, प्रोमिनेंट हमारे पूरे पंजाब से जो लोग थे। तो उसके अंदर प्रेसिडेंट साहब ने उनकी रिजर्वेशन को सुना और कहा कि हम हुकूमत से ये बात कर रहे हैं कि क्योंकि हमारी वजह से हुकूमत कायम है, तो हमारे कारकुनान के, क्योंकि वो भी तो पाकिस्तान के अवाम है, उनके मसाइल को देखें, हमारे टिकट होल्डर्स के मसाइल को देखें, हमारे कारकुनान के देखें, हमारी ये पॉलिसी तो ये है कि कारकुनों की हद तक बहुत तहफ़्फ़ुज़ात PMLN के वे ऑफ गवर्नेंस से थे। पंजाब के अंदर जो हमारे साथ सलूक किया जा रहा है, हमें बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा किसी बात के ऊपर।
और आप इससे अंदाजा करें, अब ये मेरी बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लाहौर आते हैं और वजीर आला पंजाब उन्हें रिसीव नहीं करते, तो फिर बताइए कि किस तरह ये बात करेंगे कि वो गंदापुर जो है वो वजीर आजम और सदर का एहतराम करे। ये फिर अगर वो 90s में हम वापस जा रहे हैं कि मियाँ साहब बीबी वजीर आजम थी और रिसीव करने नहीं आते, तो एक शख्स जो आपके, तो ये चीजें अगर ये खुद सोचे तो आपको अंदाजा हो जाएगा क्यों ये हालात पैदा हो रहे हैं। सर देखिए जी, हम मरीम नवाज से बात जो है वो नहीं गई इस्तेमाल के लिए, और बजट में भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, बजट में भी जो है अपना बड़ी मुश्किल से जो है वो आपने वापस लाया उन्हें, तो क्यों ही नौबत आ रही है। बलूच साहब बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है ऑब्वियसली इन्होंने, और इनको एक्चुअली जो मैं देख रहा हूँ, मेरी सियासी सूझबूझ जो है, जो समझ है, इनको पंजाब में जो एक पॉलिटिकल स्पेस चाहिए उस पर ये खासा इनकी डिस्कशंस भी होती रही हैं और हो भी रही हैं। देखिए, हमें कहा जाता है कि हम पंजाब की पार्टी हैं। मैं बजाते ख़ुद तो एज मेंबर नेशनल असम्बली हमारा फेडरेशन से कंसर्न है, और ऑब्वियसली ये नॉर्म्स होते हैं, ये नॉर्म्स हैं कि अगर प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं तो ऑब्वियसली रिसीव करना ना करना, मतलब ये उसके एक रिस्पेक्टफुल तरीके से सारा मामला होता है, और दोनों तरफ से ही होता है ऑब्वियसली। और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी वैलिड बात है, कोई ऐसा कोई गैप है या कोई ऐसी खलफशारी है। हाँ, इनकी डिमांड ज़रूर हैं ऑब्वियसली, ये शराकतदार हैं हमारे, और ये कहते भी हैं कि ये हुकूमत जो है इन्हीं की वजह से कायम है, क्योंकि वोटें तो कल दी इन्होंने। मतलब पंजाब में शायद उतनी वोटें या उस तरह नहीं थी, यहाँ पे तो डेफिनेटली हुकूमत फेडरेशन में या वफाक में जो है वो इन्हीं की मदद से है, और इसी तमाम तर चीज़ों के साथ है। लेकिन मेरा एक बड़ा प्रिंसिपल स्टांस है, मैं कहता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इनको। ये सिर्फ ये नहीं हो सकता कि अच्छी चीज़ें एंजॉयमेंट करें। और आमिर साहब क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए जी, हमने कोई अच्छी चीज़ें एंजॉयमेंट नहीं की हैं, ना हम एंजॉय करने वाले लोग हैं, हम जिम्मेदारी शेयर करने वाले लोग हैं। जब PMLN मियाँ शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी नहीं ले रही थी, उन्हें सुतेला समझ रही थी, उनके खिलाफ बातें कर रहे थे मियाँ साहब और उनकी साहबजादी, तो उस वक्त भी हम मियाँ शहबाज शरीफ के साथ खड़े रहे हैं। हमने इनकी तरह पीठ में छुरा नहीं खोंपा, जिस तरह इन्होंने 3 महीने बाद हमारी हुकूमत को खात्मे के लिए लॉन्ग मार्च किया था वकीलों के साथ मिलके, और आपको सारा याद है हम जिसके साथ खड़े होते हैं। भाई टाइम खत्म हो गया, डिबेट लंबी थी, लेकिन चलें हमने जो है वो पॉइंट रेज किया, आमिर साहब ने भी पॉइंट अपना रेज किया, सानिया नोमा भी डिस्कस किया। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।